जानने की कोशिश करते हैं ईरान के बारे में। ईरान उस क्रॉस रोड की तरह है जो अफ्रीका, यूरोप और एशिया को आपस में कनेक्ट करता है। ईरान की भौगोलिक जो स्थिति है वो बहुत ही स्ट्रांग है। दो तरफ से वो बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ है, तीन तरफ से वो समुद्र से घिरा हुआ है। एंड स्टेट ऑफ हार्मस जो है वहाँ से पूरे देश का 20% ऑयल एंड गैस की जो सप्लाई होती है वो पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की ही तरफ से होती है, जो यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका में सप्लाई करती है। एंड जो ईरान की भौगोलिक दशा है वो उसके नेचुरल प्रोटेक्शन का काम करती है। यूरेनियम, सिल्वर, गोल्ड एंड जिंक का भंडारण है, उसमें से सबसे ज़्यादा जिंक का भंडारण ईरान के पास है। एंड पूरी दुनिया का 10% ऑयल एंड 15% गैस का रिजर्व है ईरान के पास में। ईरान का बंदर अब्बास जो बंदरगाह है वो स्टेट ऑफ हार्मस जो है उसी के कॉर्नर पे, एंड पे है। और अगर कभी उसने इस बंदरगाह को बंद कर दिया तो जो एशिया और यूरोप की तरफ जो एनर्जी सप्लाई हो रही है, 15% एनर्जी की सप्लाई इसी माध्यम से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से ही होता है जहाँ पे इसका बंदरगाह है। तो आप सोचिए कि एशिया और अफ्रीका, यूरोप की जो सप्लाई है वो रुक जाएगी, या कह लीजिए कि विश्व की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। अच्छा, इज़राइल से क्या प्रॉब्लम है? 1948 में इज़राइल को एक्सेप्ट करने वाला ईरान ही था, अच्छी दोस्ती थी। एंड जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ उससे पहले अमेरिका से भी स्थिति अच्छी थी वहाँ पे, बहुत ही ईरान लिबरल कंट्री था। 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ वहाँ पे, एंड उसके बाद इज़राइल का हाथ छोड़कर फ़िलिस्तीन के साथ आया ईरान, जिसकी वजह से इजराइल से इसकी दुश्मनी हो गई। एंड इजराइल कोशिश करता था ईरान को चारों तरफ से घेरने की, जैसे दुश्मनी में होता है, लेकिन ईरान एक पावरफुल कंट्री बन के उभर रहा था और न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए भी वो लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहा था। जबकि इजराइल के पास 1986 में पूरी दुनिया जान गई कि इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, बट ईरान अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इज़राइल तख्ता पलट करना चाहता है ईरान की, क्योंकि रिवॉल्यूशन के बाद वहाँ पे जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ तो अंदर कंट्री भी कई टुकड़ों में बट गई थी, उनके ईरान भी कई टुकड़ों में बटा हुआ था। एंड मोसाद जो इज़राइल की जासूसी कंपनी है उसने इस हद तक जासूसी की कि ईरान के सर्वोच्च नेता कहाँ पे हैं वहाँ पे इंफॉर्मेशन दे के उन्हें हिट किया, मारा गया। एंड ईरान और अमेरिका, इज़राइल एंड अमेरिका कई दिनों से ईरान को धमकी दे रहे थे और ईरान ने इस धमकी को सीरियसली नहीं लिया, या कह लीजिए उसने अपने प्रोटेक्शन पे बहुत ध्यान नहीं दिया और सर्वोच्च नेता ने अपनी जान गंवा दी। ये एक पॉलिटिकल एंगल में आपको बता रही हूँ। कुछ लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि इज़राइल का जो मोसाद है, जेफरी एप्स्टीन उसका एजेंट था। एंड जेफरी एप्स्टीन की फाइल सारी दुनिया देख रही है। इज़राइल के पास ट्रंप की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, इसलिए ये दोनों मिलकर ईरान पर आक्रमण किए। ये हो सकता है फेक इन्फॉर्मेशन हो, एंड बट ये इन्फॉर्मेशन भी चारों तरफ घूम रही है। लेकिन इससे पहले की जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी वो एक ईरान की पॉलिटिकल एंड जियोग्राफिकल एंड जो उसका भौगोलिक स्थिति है उस पर मैंने बात की। तो जैसे होता है ना देशों में, अगर कोई स्टेट पावरफुल है और सेंटर उसको गवर्न करना चाहती है तो एनी हाउ वहाँ की सत्ता को पाना चाहती है। उसी तरीके से ईरान में तख्ता पलट करना चाहते थे, अपने फेवर की सरकार या अपने फेवर के आदमी को इज़राइल चाहता था वहाँ पे, बट ऐसी दशा नहीं बन रही है। वही परंपरा, वही जो स्थिति थी वही आगे कंटिन्यू होने की स्थिति बन रही है। अब पता नहीं कितना इज़राइल को लाभ होगा, अमेरिका को लाभ होगा। जंग किसी के लिए लाभप्रद नहीं होता है, इंसानियत को शर्मसार करता है।
जंग के फेवर में कभी भी किसी देश को आगे नहीं आना चाहिए। मेरा पर्सनल ऐसा व्यू है कि अपने प्रोटेक्शन के लिए आप कितना भी भंडारण कर लीजिए परमाणु ऊर्जा का, बट किसी भी देश पे अप्लाई नहीं करना चाहिए उसे। ये सिर्फ सत्ता और अपने पावर को दिखाने का एक तरीका हो सकता है। अब इससे इंडिया को क्या फर्दर आगे लॉस होगा, इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, महंगाई पे क्या असर पड़ेगा, ये आगे आगे इंडिया की जनता देखेगी ही। बट हाँ, पूरा मिडिल ईस्ट डिस्टर्ब है, हमारे दोस्त डिस्टर्ब हैं, हमारा घर परिवार डिस्टर्ब है, हमारे यहाँ के लोग जिन जिन देशों में फंसे हुए हैं वो सब डिस्टर्ब है। तो हर जंग हर इंसान को प्रभावित करता है, हर देश को प्रभावित करता है, प्रत्यक्ष या परोक्ष तरीके से। झेलते तो सभी हैं।